भाग 3। एक महीने बाद महक और सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे अपना खाना खा रहे थे कि महक के पिता महक से कहते हैं, महक बेटा, कल सारंग विला जाना है। डिलीवरी के लिए सामान काफी सारा है, इसलिए तुम्हें भी चलने के लिए कह रहा हूँ। महक अपने पिता की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं पापा, मैं मदद नहीं करूंगी तो और कौन करेगा। ठीक है, मैं आपकी मदद के लिए चली जाऊंगी, फिलहाल तो सो जाए। शेखर जी महक की बात पर बस मुस्कुरा देते हैं। अगली सुबह महक सुबह के 11 बजे अपने पिता के साथ सारंग विला जाती है। हो सकता था उन्हें आते आते रात हो जाएगी, क्योंकि डिलीवरी के साथ साथ उनके और भी वहां पर काम करने वाले थे, जिनकी देखरेख के लिए उन्हें वहां रुकना जरूरी था। महक और उसके पिता सीधा किचन की तरफ चले जाते हैं और शाम के वक्त महक को दुल्हन और बाकी लोगों को खाना सर्व करने के लिए कहा जाता है। महक वेटर की तरफ देखकर कहती है, अंकल आप बाकी मेहमान को दे दीजिए, मैं जाकर दुल्हन को खाना दे आती हूँ। महक की बात पर वेटर अपना सिर हिला देता है, तो महक खाना लेकर सीधा मीरा के कमरे में आ जाती है। महक जब मीरा के कमरे में आती है तो देखती है मीरा दुल्हन के लिबास में शीशे के सामने बैठी हुई थी। महक पीछे से मीरा की तारीफ करते हुए बोली, तुम काफी सुंदर लग रही हो मीरा। मीरा महक की आवाज सुनकर जल्दी से पलटकर उसकी तरफ देखती है और हैरान होते हुए कहती है, आप यहाँ क्या कर रही हो? अगर भाई ने आपको देख लिया तो गुस्से से पागल हो जाएंगे, आप जाए यहाँ से। मीरा की बात सुनकर महक उसे शांत करवाते हुए बोली, शांत हो जाओ मीरा, मैं यहाँ पर सुधांशु और तुम्हारे बारे में बात नहीं करने आई हूँ। मैं तो तुम्हें खाना देने आई थी, क्योंकि हम ही कैटरिंग का काम लिया है। मीरा महक के हाथ को पकड़कर धीरे से अपनी आंखों में नमी लिए हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मैं भाई के खिलाफ नहीं जा सकती। आफ्टर ऑल, मैं अपने पूरे परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती, क्योंकि कोई सुधांशु को नहीं अपनाएगा। मैंने प्यार तो कर लिया था, लेकिन ये भूल गई कि हमारा कोई मैच नहीं है। महक मीरा की बात पर उसके हाथ में हाथ रखते हुए बोली, प्यार करना गलत नहीं होता। मीरा, तुमने मेरे भाई से प्यार किया, यह कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर तुम एक कदम आगे बढ़ती, तो हो सकता था कि मैं और मेरे भाई सारे कम आगे बढ़कर तुम्हारे लिए तुम्हारे परिवार वालों को मना लेते। लेकिन तुमने पैर पीछे ले लिए, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। मीरा महक को गले लगाते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए। महक धीरे से मीरा के पीठ को थपथपाने के बाद उससे अलग होकर बोली, मुझे दूसरी दुल्हन को भी खाना देने जाना है, तुम तैयार रहना, ठीक है। मीरा अपनी गर्दन हिला देती है और महक मीरा के बगल वाले कमरे में चली जाती है। तभी एक लड़की आकर कहती है, मंडप में दूल्हा बैठ चुका है, आपको चलना होगा, आप रेडी है ना? महक उससे लड़की की बात पर बोली, जी मैं नहीं हूँ दुल्हन, शायद बाथरूम में होगी, मैं तो बस खाना देने आई हूँ। महक की बात सुनकर वह लड़की बाथरूम में जाकर देखते हैं, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। वो लड़की बाथरूम से बाहर आकर महक की तरफ देखते हुए कहती है, दुल्हन कहाँ है? वो तो अपने कमरे में नहीं है। महक उस लड़की की बात पर बोली, जी मुझे नहीं पता, मैं तो बस खाना रखने आई थी। अभी वहां मृत्युंजय आ जाता है
मृत्युंजय महक की ओर देखकर आंखें छोटी करके बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जो लड़की आई थी वह मृत्युंजय को देखकर वहां से चली जाती है। महक मृत्युंजय की डरावनी आवाज सुनकर घबरा कर बोली, मैं तो यहाँ पर खाना देने आई थी। मैं कैटरिंग वालों के साथ हूँ। मैंने खाना रख दिया है। अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर महक वहां से चली जाती है कि तभी एक लड़की वहां पर आकर मृत्युंजय से कहती है, बॉस मिस वहां नहीं है। वह शादी से भाग गई है। महक के कदम उस लड़की की बात सुनकर रुक जाते हैं। मृत्युंजय महक की तरफ गुस्से से देखते हुए बोला, लीजा आई डोंट केयर, बट मुझे सनाया किसी भी कीमत में चाहिए। वो लड़की मृत्युंजय की बात पर बोली, आई एम सॉरी सर, बट मैं मीरा मैम की बात कर रही हूँ। वो एक लड़के के साथ विला से बाहर जाती हुई दिखी है। मृत्युंजय गुस्से से महक की तरफ देखा, जो कि खुद सदमे में थी। मृत्युंजय उस लड़की को वहां से जाने का इशारा करता है, तो वह लड़की वहां से चली जाती है। मृत्युंजय महक की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, अच्छा तो ये था तुम्हारा प्लान। महक मृत्युंजय को अपनी तरफ आता हुआ देखकर अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, देखिए सर, मुझे कुछ नहीं पता, आप मुझ पर यकीन कीजिए। मृत्युंजय महक की बात पर गुस्सा होते हुए बोला, सीरियसली, तो तुम बताओ, कहाँ है मेरी बहन? तुम्हारे भाई के अलावा किसके साथ भाग सकती है? वो तुम ही लेकर आई थी ना उसका रिश्ता। महक डरते हुए बोली, आई डोंट नो सर, मुझे नहीं पता, शायद कोई गलतफहमी हुई है, मुझे आप एक मौका दीजिए। मृत्युंजय गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, राघव। मृत्युंजय के गुस्से भरी आवाज को सुनकर मृत्युंजय का असिस्टेंट राघव भागते हुए आता है और जल्दी से अपना सर झुकाकर कहता है, यस बॉस। मृत्युंजय राघव को घूमते हुए बोला, मीरा जिसके साथ भी भागी है उसे जान से मार दो, और हाँ, मीरा को सही सलामत लेकर आना। मृत्युंजय का ऑर्डर सुनकर राघव सिर झुकाकर बोला, ओके सर। मृत्युंजय आगे बोला, जाकर सोनवानी से कहो मीरा की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए आज उनके बेटे की शादी नहीं हो सकती, लेकिन बहुत जल्दी उन दोनों की शादी होगी। राघव मृत्युंजय की बात पर बोला, बोस सनाया मैनमा। मृत्युंजय राघव की बात को बीच में काट कर बोला, कोई बात नहीं, यहाँ पर दुल्हन की कमी नहीं है, जिसमें सारा प्लान किया है उसे ही भुगतना होगा। इतना कहकर महक की तरफ घूर कर देखता है। महक मृत्युंजय की बात पर अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोली, मेरी कोई गलती नहीं है सर, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मृत्युंजय राघव से वहां से जाने के लिए कहता है और महक के बाह को मजबूती से पकड़कर कहता है, नाटक करना बंद करो। मीडिया के सामने मैं अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता तुम कौन हो, क्या हो, लेकिन मेरे लिए मेरी रेपुटेशन सबसे आगे है। इसलिए इज्जत के साथ जोड़ा पहनो और मंडप में आ जाओ। महक मृत्युंजय की बात पर अपने हाथ को छुड़ाते हुई बोली, मैं यह शादी नहीं कर सकती, मैं आपको जानती भी नहीं हूँ, और मैं आपके जैसे बदतमीज इंसान से कभी भी शादी नहीं कर सकती। मृत्युंजय महक को बोलते हुए बोला, क्या तुम पहले सुहागरात मनाना चाहती हो, उसके बाद शादी अगर तुम्हारी हाँ हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मृत्युंजय की बात सुनकर महक हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप इतने इज्जतदार परिवार के बेटे हैं, आप ऐसी घटिया बात कैसे कर सकते हैं? मृत्युंजय महक की बात पर अपने दांत पीसते हुए बोला, इज्जतदार लोग ही सबसे ज्यादा घटिया होते हैं।
क्या ये तुम्हें नहीं पता मिस टीचर? महक मृत्युंजय की बात पर बोली, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मृत्युंजय महक की तरफ घूरते हुए बोला, अगर मेरी बहन को लेकर भागने वाला तुम्हारा भाई हुआ तो मैं तुम्हारे भाई की लाश मुंबई के चौराहे पर टांग दूंगा, ताकि दोबारा कोई सारंगस के साथ ऐसी जलील हरकतें करने की कोशिश ना करें। महक मृत्युंजय के इस बात को सुनकर अंदर तक डर से कांप उठती है। उसके मन में बार बार सुधांशु का ख्याल आ रहा था। मृत्युंजय महक के गले को उसके बाल सहित पीछे से पकड़कर उसके चेहरे को बिल्कुल अपने पास लाकर बोला, महक अवस्थी, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। मंडप में पंडित दूल्हे को बुला चुका है। तुम्हें सिर्फ 10 मिनट का वक्त दे रहा हूँ। खुद तैयार हो जाओ, वरना तुम्हें तैयार करने से पहले मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा। महक मृत्युंजय के अचानक बाल को पकड़ने से दर्द से शिहर उठाती है और जल्दी से कहती है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज अगर मेरे भाई का इसमें कोई हाथ हुआ तो उसे छोड़ दीजिए, वह नासमझ है। इतना कहते हुए महक अपने दोनों हाथ जोड़ लेती है। मृत्युंजय महक को घूरते हुए बोला, तुम लोगों को पता है न तुम मिडिल क्लास लोग कैसे होते हो, हमेशा अपने आंखों में आंसू लिए इमोशनल फूल समझते हो हम अमीरों को, और हाथ जोड़कर माफी मांगने चले आते हो, तो बताओ मेरी इज्जत तुम्हारे माफी मांगने से वापस आ जाएगी। महक मृत्युंजय से अपने बाल को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, हर मिडिल क्लास इंसान एक जैसा नहीं। मृत्युंजय महक के बाल को छोड़ देता है और कमरे से बाहर जाते हुए बोला, सिर्फ 10 मिनट है तुम्हारे पास। इतना कहकर मृत्युंजय कमरे से बाहर चला जाता है। महक अपनी आंखों में आंसू लिए शादी का जोड़ा उठाती है और कमरे में बने बाथरूम में चली जाती है। 10 मिनट बाद मृत्युंजय फिर कमरे में आता है तो देखा है महक पूरी तरीके से रेडी थी। उसने एक शाही हार पहना हुआ था जिसमें वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। मृत्युंजय की नजर एक पल के लिए उसे पर टिक जाती है, लेकिन अगले ही पल वह आगे बढ़कर एक बड़ा सा घूंघट महक के सिर पर डाल देता है और उसे अपने साथ कमरे से बाहर ले आता है। थोड़ी देर बाद महक और मृत्युंजय की शादी हो जाती है। मृत्युंजय महक के हाथ को पकड़कर खड़ा होता है और अपने पिता राजेंद्र सारंग और मां निर्मला सारंग से आशीर्वाद लेने के बाद अपने चाचा पीतांबर और चाचा रचना का भी आशीर्वाद लेता है। दो लड़के मृत्युंजय को गले लगाते हुए बोले, हैप्पी मैरिज भाई। मृत्युंजय उन दोनों लड़कों से अलग होकर बोला, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद कुछ लाइव इंटरव्यू होता है और मृत्युंजय के सारे बॉडीगार्ड्स सारे मेहमानों और मीडिया को वहां से रवाना कर देते हैं। अब वहां पर सिर्फ परिवार वाले थे और सोनवानी परिवार था। तभी वहां शेखर जी महक को ढूंढते हुए आ जाते हैं। राजेंद्र सारंग शेखर की तरफ देखते हुए बोले, शेखर किसे ढूंढ रहे हो? शेखर जी मिस्टर सारंग की तरफ देखते हुए बोले, मेरी बेटी यहाँ पर आई हुई थी, पता नहीं कहाँ चली गई। रात काफी हो गई है और सारा काम भी खत्म हो गया है, इसलिए हम कह रहे थे कि अब हम यहाँ से चलते हैं। मृत्युंजय शेखर जी की बात पर बोला, डोंट वरी मिस्टर अवस्थी, आपकी बेटी अब यहाँ से वापस नहीं जा सकती क्योंकि वह मेरी बीवी बन गई है। मृत्युंजय की इस बात को सुनकर सभी लोग हैरानी से मृत्युंजय की तरफ देखने लगते हैं। महक खुद सदमे में थी। मृत्युंजय महक के घूंघट को उठाकर फेंक देता है। महक की आंखों में आंसू थे। मृत्युंजय शेखर जी की तरफ देखकर बोला, आपको पता है
आपकी बेटी को यहाँ क्यों रखा है? क्योंकि यह उसकी सजा है। मुझसे यानी मृत्युंजय सारंग से दुश्मनी, और इस दुश्मनी में वह पूरी जिंदगी जिएंगी। शेखर जी मृत्युंजय की बात सुनकर हैरानी से बोले, आप क्या कहना चाहते हैं बेटा? मुझे नहीं पता, मेरी बच्ची ऐसी नहीं है जैसे आप समझ रहे हैं। आखिर क्या जवाब देगा मृत्युंजय महक के पिता को? और कितने दिन महक और मृत्युंजय अपनी शादी को निभा पाएंगे? क्या मीरा को भगाने में महक के भाई सुधांशु का प्लान था? जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। पॉकेट एफएम लव स्टोरी। थैंक यू। स्टोरी को लाइक और कमेंट करें।